अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल के बाद बिलावल भुट्टो के धुआंधार बयानात जो नून लीग के मुतल्लिक़ हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने बयानात के अंदर रियासत को बहुत ललकारा था, लेकिन शायद बाद अज़ा उनको रियासत अली की कॉल आई होगी, उसने बताया होगा कि रियासत को नहीं नून लीग को बुलाना है। तो उन्होंने रात कल 2 इंटरव्यूज़ के अंदर फिर वजाहत की कि मेरा नून लीग से मुराद थी, रियासत से मुराद नहीं थी। तो लेकिन आज भी उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की IJI के ज़माने से जो पॉलिटिक्स का आगाज़ है वहाँ से आगाज़ किया है, और 2024 के अंदर जो इलेक्शन है जिसे PTI वाले फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, आज बिलावल ने भी उसको फॉर्म 47 की हुकूमत ही करार दिया। बिलावल ख़ुद भी उसी इंतखाबी अमल से जीत कर आ गए हैं। लेकिन बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि ये जो बिलावल जो कुछ कह रहे हैं, एक तो वो पॉलिटिकली बहुत इर्रेलेवेंट थे, शायद अपनी रेलेवेंस बुलाने के लिए कुछ ना कुछ उनको सियासी तौर पर एक्टिव करके साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैटर करती है। लेकिन मुहर्रक ये नहीं है कि बिलावल ने ख़ुद को रेलेवेंट साबित करना है, बल्कि मुहर्रक इसका ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि रावला कोट और मीरपुर में जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए इससे बेहतरीन बात ही कोई नहीं है कि एक धुआंधार तकरीर की जाए और वो कहें नो नवाज़ शरीफ तुझे छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ से मरियम उठे और वो कहें कि बारीक वारदातें हैं तो बिलावल करता है और पीपल्स पार्टी करती है, हम तो ये करते ही नहीं हैं। दोनों ने, ना बिलावल ने ना मरियम ने, किसी एक ने भी ना उस रेंजर्स के एहलकार की शहादत का तज़किरा किया और ना उन प्रोटेस्टर्स के जिनकी नंबर्स के ऊपर डिस्प्यूट है, तनाज़ा है। वो तो दावा करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मारे गए, लेकिन अगर एक भी मारा गया तो मारा तो वहाँ का कश्मीरी गया ना भाई, तो उसके ऊपर बात करनी किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो ना मरियम को उसका कोई टेंशन है, ना बिलावल को उसकी टेंशन है। वो बताते हैं ये IJI नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आया, 2024 47 में आया। मरियम कहती है नहीं हमने डील नहीं किया, आपने डील की। दोनों ने लोगों को मरने का तज़किरा नहीं किया, कोई एक बंदा तो जहमत कर लेता। सुनिए आज बिलावल क्या कह रहे हैं। ये दांती के पैदावार है, जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, वो धांधली की वजह से। पहले दफा इनका कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से पहली दफा धांधली ज़दा वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। उनका नाकाम नालायक वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से अवाम उनसे नफरत करते हैं। मुआशी बहरान में ये खूनी लीग, ये नून लीग जो हुकूक खाते हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को बेरोजगार करवाते हैं। बिलावल की तनकीद के अंदर सच्चाई बहरहाल मौजूद है। नवाज शरीफ के सियासी सफ़र का आगाज़ जनरल ज़िया या जनरल जिलानी के साथ हुआ था, और 85 जो पहली वज़ारत आला जिसका वो बिलावल तज़किरा कर रहे हैं वो भी जनरल ज़िया साहब ने ही उनको अता की थी। उसके बाद जो पहली वज़ारत उज़्मा का वो उनको ताना दे रहे हैं वो भी IJI के ज़रिए बनी थी, और वो मशहूर ज़माना केस है कि IJI के ज़रिए किस तरीके से एजेंसीज़ के ज़रिए पैसे बांटे गए थे IJI की हुकूमत बनवाने के लिए। मकसद अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उनको इक़्तिदार से दूर रखना था क्योंकि उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो सफ़र तवील है PMLN का इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके कंधों पर सवार होकर हुकूमत लेने का, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी जमात होगी जिसने ये रास्ता अपनाए बगैर इक़्तिदार हासिल किया होगा, बशमूल PTI भी सेम इसी रास्ते से चलते हुए 2011 में लाहौर के जलसे से लेकर 2018 में हुकूमत तक आई थी। लेकिन कंधे पे उन पे बैठ के जो आता है वापसी का सफ़र भी उनके कंधों पर ही होता है। इससे हमारे सियासतदान सीखते कुछ नहीं है। आज जो प्रोग्राम में हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं और इख्तियार वली साहब हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से अली मूसा गिलानी हमारे साथ हैं। अली, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इख्तियार वली साहब, खासी तुंदो तेज़ किस्म के बयानात हैं बिलावल के, तो मोहब्बत की वजह वही है, डिस्ट्रैक्शन है क्रिएट करना रावला कोट वाले या मीरपुर के वाक़यात से, या वाकई कोई सही जलाल आ गया कि छोड़ेंगे नहीं नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक भाई। पता तो चल जाएगा आपको, ये 2 डिवीज़न रहते हैं, 2 मरहले, इसके अख्तिताम तक इंतज़ार करें तो पता चल जाएगा कि ये जो फायर हुआ है तो ये सिर्फ बारूद वाला था कि इसमें आगे गोली भी लगी हुई थी या रबड़ की गोली थी, पता चल जाएगा। लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने अपने इंट्रो में भी कहा, इनको मैं तो कभी भी पटरी से नहीं उतरता जब तक कोई दूसरा बंदा पटरी से ना उतरे। बिलावल साहब भूल गए हैं कि इनके नाना को, जिनको हम जमहूरियत के चैम्पियन मानते हैं और कहते हैं, और ये ख़ुद भी कहते हैं, भुट्टो साहब, उनको कौन लाया था पॉलिटिक्स में? वो किसको डैडी कहते थे?
किसको कहते थे बताई थे? जनरल याया, जनरल अयूब खान, जनरल अयूब को कहते थे, याया को नहीं कहते, अयूब को कहते थे। ये अगर ना होते तो फिर वो ना लाते तो ये इनकी हुकूमत बनती। किसने बनाया था वजीर खारजा? पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो फौज के कंधों पर बैठकर जिसने इक़्तिदार तक वो नहीं पहुंची। तो इस किस्से को ना ही छेड़े तो बेहतर है। हम तो बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल साहब भूल गए हैं। तो मुझे मेरे ख्याल में इनको याद दिलाना होगा कि अपनी हिस्ट्री याद रखें। रावला कोट की बात करें, मीरपुर की बात करें, तो आज आप वही कुछ कह रहे हैं। कल आपका जो वर्कर कन्वेंशन था तो सामने ऐसा लग रहा था, तस्वीर जो थी तो वो बिलावल की नज़र आ रही थी, लेकिन पीछे जो आवाज़ आ रही थी वो जैक की आ रही थी। पीछे तो एक झंडा मैंने देखा जो पीपल्स पार्टी का लगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एजेंडा शायद जैक का था। महाजरीन की 12-13 नशिस्तें जो जैक से हजम नहीं हो रही थी, वरना हमने तो उनको इंगेज करके बिठा के उनकी 38 नकाती एजेंडे को और मुतालबात को हमने तस्लीम कर लिया। एक चीज़ जो बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलती थी और ये लोग कहते थे कि नहीं महाजरीन की नशिस्तों पर ये खामोश हो जाते थे, आज ये वही कुछ बोल रहे हैं जो जैक बोल रही है, कश्मीर एक्शन कमेटी मींस। तो अब ये सिलसिला मैं तो इसको इसी तरह देख रहा हूँ कि बिलावल साहब की वहाँ पर हुकूमत थी, इनके जो वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, इन्होंने वहाँ के जो जॉइंट एक्शन कमेटी का धरना था, जो इंतशार था, उसको फैसिलिटेट भी किया होगा, उसको फंड्स भी दिए होंगे और उसमें इनकी मन मर्जी भी शामिल थी। जहाँ पर इलेक्शन की बात है तो यार थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। यही इलेक्शन कमीशन जब जीबी में इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो और आप जीते हैं तो ठीक है, और यही इलेक्शन कमीशन कश्मीर में इलेक्शन कराए तो आपको उस पर, आप जब हार जाते हैं तो आपको एतराज़ है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और साथ में ये भी ऐड कर दूं कि आपके उम्मीदवारों के घर से हमने पोलिंग का अमला और पोलिंग का मटेरियल इलेक्शन की रात पे रिकवर किया। एक जुमला और सुन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि चंद बसें, मैं नहीं समझता, भुट्टो साहब की बड़ी कुर्बानी है, भुट्टो ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मैं इन बातों पे नहीं आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम भी कोई फिर छोले बेचने नहीं आते, हमारी भी जमात है और हम भी अपनी क़ियादत का दिफा करना जानते हैं। ये इतनी बड़ी पार्टी जो कहते हैं कि हमने अपने सर भी कटवा दिए, फांसी भी झूल गए, ये इतनी बड़ी जमात ये 10 बसों में बह गई, सारी की सारी उसमें आ गई और चली गई। गिलानी साहब आपसे इसका जवाब चाहूंगा, बिलावल की तंकीद और पीएमएलएन का जवाब, आप क्या कहते हैं? ये लोग लगा के गए। गिलानी साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना बहुत माजी में चले जाते हैं। आप 1960s की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में उस टाइम पर जमहूरियत और आइन था ही क्या। उससे पहले जो इलेक्शन होते थे, जो एक आइन था 56 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है जो उस टाइम पे एक अबूरी आइन बना गया था, उसमें वोट का हक किसको दिया था? वोट का हक सिर्फ टैक्स पेयर के पास था, जो उस टाइम पे जागीरदार था या जिसके नाम पे ज़मीन थी, जो ठेका बयाना देता था वो वोट दे सकता था। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती थी। तो उस टाइम पे जो माहौल था, उस माहौल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसी तरह ही आना था ना। और उसके बाद उसने मिनिस्टर भी बनना था अयूब के दौर में, और फिर अयूब को ललकारना भी उसी ने था, और उसके बाद 1 मैन 1 वोट का इख्तियार भी दिया गया। तो ये ना कहा जाए कि उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो कि वाक़ई में ही और वो हकीकत पाकिस्तान में जमहूरियत लाने में, जमहूरियत का पौधा लगाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही किरदार है। तो ये अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं तो उसको फ़ौरन ही घूम के चले जाते हैं उधर। हम सब जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। गिलानी साहब, मैं वैसे नवाज शरीफ का और भुट्टो का मुआवजा तो नहीं करूंगा, लेकिन जब नवाज शरीफ को भी वज़ारत आला मिली तो उस वक्त भी तो ज़्यादा इक़्तिदार पे काबिज था ना, तो उस टाइम पे तो आइन आ चुका था, एब्रोगेट हो चुका था। वो तो एक पोजीशन है, ये तो यूँ कहें कि जैसे मुशर्रफ आया था उस टाइम पे वो था। मैं पाकिस्तान बनने के नदीम साहब आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करेंगे। प्लीज़, आपको मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझता था। आप ज़ियाउल हक का इक़्तिदार और अयूब
खान को और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जब बना और उसकी जो उस टाइम पे जो सब कुछ हो रहा था, आपने दोनों को कंपेयर करें, इस तरह नहीं था, वो डिफरेंट चीज़ थी। खैर दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री लेसन, और ना ही मैं यहाँ पर हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, ना सीखना चाहता हूँ। ये मैं एक उन्होंने बात की तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पर आगे बात इलेक्शन की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर जज्बात हीटेड होते हैं, और जब आप तकरीर कर रहे होते हैं, जब आप पब्लिक के अंदर होते हैं, तो आपने पब्लिक के साथ, पब्लिक जो है ना उसको आपने सच ही बताना होता है। उससे आप जो है ना, उससे आप दूर नहीं हो सकते हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, वो अपील ही नहीं हो सकती। आप पब्लिक के सामने अब जैसे इख्तियार वली साहब अब यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि हमने इन्होंने एक बात, मैं समझता हूँ कि वो बात बग़ैर फैक्ट के की होगी, और इन्होंने अपनी लीडरशिप के दफ़ा में और इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इन्होंने बात कर दी होगी कि जी पीपल्स पार्टी का क्योंकि वज़ीर आज़म था तो उन्होंने जैक को शायद सपोर्ट भी किया होगा, फंड भी दिए होंगे। ये अपनी CV बिल्ड कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि आपका मेरा शो वो देख रहे होंगे, तो इन्होंने ये सोचा कि मैं उधर अपने नंबर टांग लूँ पूरे, और उधर मैं ये कह दूं कि बिलावल जो है वो जैक के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसे एजेंडे पे नहीं है जो कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, और जो कि पाकिस्तान की किसी भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान की जमहूरियत है, उसको वो ठेस पहुँचाए। वो कश्मीर में हो, वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो सिंध में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो पंजाब में हो, या वो KP के अंदर हो, हम उसको किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और उसको हम पनपने नहीं देंगे। जहाँ पर रहा सवाल तकरीरों का, तो तकरीरें PMLN की तरफ से भी होती हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी होती हैं। और ये एक बात देखें, जब इस तरह की शाख खर्चियाँ होती हैं ना, एक बसों की बात नहीं है, फिर हम 18वीं तरमीम को डिफेंड कैसे करें? फिर इसका मतलब है कि जो वफाक कहता है और जो कुछ तबकात ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम ने तो बादशाह बना दिए हैं CMs को, वो जो दिल करता है वो करते हैं। 18वीं तरमीम इख्तियार देने के लिए था सूबों को, सूबों की आवाम को इख्तियार देने के लिए कहा था, लेकिन एक वज़ीर आला को बादशाह बनाने के लिए नहीं कहा गया था कि कोई बादशाह या कोई मलका बन जाए और उसके बाद वो बांटे। उसका दिल आए मैंने जहाज़ ख़रीदा है तो वो जहाज़ ख़रीद ले, और वो पब्लिक में आके कहे कि हाँ ख़रीदा है भाई। फिर बसें हैं तो कश्मीर में दे रहे हैं, दिया भाई, देना है तो वफाक से उसकी इजाज़त लें कि जी हम कश्मीर गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहते हैं, कश्मीर की हुकूमत को, कश्मीर की स्टेट को गिफ्ट देना चाहते हैं। ये बसें देना ही रियल इशू है? नहीं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये बहुत छोटा इशू है। देखिए इख्तियार वली साहब की बात से मैं एग्री कर रहा हूं, ये नॉन इशू है जिसके ऊपर बात हो रही है। आपकी जमात को तो इशू रेज करना चाहिए था कि रावला कोर्ट में क्या हो रहा है, लोग वहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर वहाँ पे डेथ हुई है लोगों की तो क्यों हुई है? अच्छा नदीम साहब, मैं ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट आ जाऊँगा कि आपने जब इंट्रोडक्शन कराया उसमें आपने रावला कोर्ट और मुजफ्फराबाद वाला इशू बात किया, उसके बाद इख्तियार वली साहब आगे इन्होंने बात की, तो मैं इनका कंप्लीट करके आपके पास आ रहा हूँ। तो ये बात बसें वाली बात वाकई छोटी है, ये चलता है पॉलिटिकल, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोग चले जाते हैं। जहाँ पर जो इंसिडेंट आप वहाँ पर हो रहा है, देखिए हमें सियासत से बढ़कर इंसानी जानों का जो ज़िया है, चाहे वो हमारी अफवाज है, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो हमारी पुलिस है, या वो आम शहरी हैं, हर जान की एक ही कीमत है, इक्वल कीमत है, और हम उस पर गहरे दुख का भी इजहार करते हैं। और इन चीज़ों को कंट्रोल करना सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये वो जो वफाकी हुकूमत है, ये उसका काम है कि वो हम आहंगी क्रिएट करे, वो बैलेंस क्रिएट करे, वो एतमाद क्रिएट करे, वो सूबों के अंदर भी एतमाद क्रिएट करे, वो जो स्टेट्स हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है या वो आज़ाद कश्मीर है, उनके अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो पंजाब की आवाम समझती है कि हमारा वज़ीर आला के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। पब्लिक से दूरी जो है ना, ये PMLN को मैं मशवरा देता हूँ, इख्तियार वली साहब भी बंद कमरों में देते होंगे कि भाई ऐसी चीज़ें करो जो पब्लिक अपना आपको आपके साथ रिलेट कर सके। पब्लिक
PMLN को अपने साथ रिलेट नहीं करती है, इसलिए ये अपनी CV भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिल्ड करते हैं, पब्लिक के सामने बिल्ड भी नहीं करते हैं। तो मैं इनको ये मशवरा ही दूंगा, मैं भी सियासी वर्कर हूँ। जो अली मूसा गिलानी साहब हैं, इन्होंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दोहरा के कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी CV मजबूत करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो फिर पॉलिटिक्स का महवर तो एक ही हो गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी CV कैसे बेहतर करनी है। इसके अलावा तो फिर आपका मतबा नज़र किसी सियासतदान का होगा ही नहीं। लोग हैं या नहीं है, जिंदा है, मर गए हैं, बस है या नहीं है, फिर तो नॉन इशू हो गया ना जी। हकीकत तो फिर यही है, अगर देखें तल्ख हकीकत कहें, देखें तकरीर का भी लुबे लुबाब यही है। जब एक फॉर्म 47 की हुकूमत हम जो कहना शुरू हुए थे, आज चलें उसे स्मोक स्क्रीन कहें जो कहें, मगर जो एलिगेशन जिस चीज़ को आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि उसमें हकीकत है, तो हकीकत किस चीज़ की है कि पाकिस्तान में स्ट्रिंग्स कोई और पुल कर रहा है। जब कोई और स्ट्रिंग पुल करता है तो नेचुरली पॉलिटिकल लीडरशिप किसी और तरफ दिखती है। और उसकी कबाहत क्या होती है कि आज देखें कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़्यादा डिफेंड करने में इंटरेस्टेड हैं बजाय इसके कि मुल्क के पाकिस्तान को डिफेंड करें। देखिए रियासत के क्या मसाइल हैं। रियासत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि रियासत में अवाम और आपके रियासती इदारे आमने सामने आ गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और ये चीज़ एक सूबे से चलती चलती पूरे पाकिस्तान में जो है ना फैल गई है। उसकी तरफ हम बात नहीं कर रहे। देखें एक अजीब सी सूरत हाल है, एक शहादत हो, 2 हों, मगर पेनफुल है। बात है कि एक वो मौका ही क्यों आया कि एक पॉलिटिकल डिमांड्स, ये एक ऐसी डिमांड जिन पे आपने ख़ुद हुकूमत ने 2 दफ़ा उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया हो, और आज आप इस तरह से वायलेंटली उससे टर्न अराउंड करें कि पूरा मुल्क उससे हिल के रह जाए। लेकिन उमैर साहब, पाकिस्तानी सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही है वो तो एक तारीख़ का हिस्सा है, और जो कुछ अभी 24 के इलेक्शन में भी जो इल्ज़ामात हैं वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। सारी चीज़ों से आंखें बंद करके आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप किसी ने असर्ट भी तो करना होता है ना। सियासी जमात का एक सरबराह है, नवाज़ शरीफ है, कायद, पीपल्स पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है। आप भुट्टो साहब के लिए जो उनकी पार्टी क्लेम करती है कि उनकी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, बोला मोहतरमा बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी, यहाँ पे उनको असैसिनेट किया गया पिंडी के अंदर। लेकिन उनकी जमात भी, PMLN भी, PTI भी, जिस चीज़ के ऊपर उनकी तवज्जो होनी चाहिए वो तवज्जो तो नहीं है। तो फिर सियासतदान का रोल तो पीछे चला गया ना, ख़त्म हो गया सियासतदान का रोल। वो क्यों ख़त्म हुआ है? देखें वो जो है गिलानी साहब ने भी उसी तरफ हवाला दिया कि देखें राब्ता ख़त्म हो गया। राब्ता किस तरफ बहाल हो गया है, जिसकी तरफ सारे देख रहे हैं कि जो ताकत का महवर है, मगर असल में ताकत का सरचश्मा तो आवाम थी, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का राब्ता आवाम से वीक हो जाए तो जिस तरफ से कुछ आ रहा होता है फिर वो उसी तरफ देखते हैं, फिर उसी तरफ डोरे डाले जाते हैं, उसी तरफ अपीज़ करने की कोशिश की जाती है। और ये इस तरह का ट्रैप है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ दर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स केयर करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए? किसी वज़ीर आला को, मरियम को हुकूमत चाहिए तो वो लोगों के लिए फ़िक्रमंद है। शहबाज शरीफ साहब को बहुत फ़िक्र है लोगों की कि किस हाल में पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, या उन्हें कुछ और करना है? देखें 8 फरवरी से पहले तो सूरत हाल कुछ और थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एक वेल प्लान्ड एजेंडा के साथ आती थी। देखें अगर पीपल्स पार्टी पुराने दौर में आई तो पीपल्स वर्क प्रोग्राम लेके आई, एक अपना उनका विजन था, उसने फंक्शन किया नहीं किया एक डिफरेंट स्टोरी। इसी तरह नून लीग ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एजेंडे को लेके आई। अगर PTI आई तो इंसाफ और ग्रीन इनिशिएटिव, फॉरेस्ट, ये वो इस तरह की चीज़ों को सामने रखा। अवामी इशू सामने थे। मगर आज की सियासत में क्या है? आज की सियासत में अवाम नहीं है। आज की सियासत में क्या है? आज की सियासत में बंदर बांट है कि फ़लाँ GB अगर आपको मिल गया तो अब आपको कश्मीर नहीं मिल सकता, कश्मीर हमने दूसरी जमात को देना है, ये फ़ैसला हो गया। फिर अब आज जितनी मर्ज़ी तकरीरें कर लें वो आपकी तकरीरें असर नहीं लाएंगी, क्योंकि वो बुनियादी बंदर बांट के ही अगेंस्ट है। इसी तरह वो बड़े आइनी ओहदे हैं, आप भी आने वाले आप दिनों में देखेंगे चीज़ें रीशफल होंगी कि जी आपने 2.5 साल एंजॉय कर लिए, अब आएँ, अब नए खिलाड़ी उतारे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम लोगों से दूर हो गए हैं, लोगों की इसमें से ही नहीं है, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। देखें हम एक ऐसी एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं जो वैक्यूम है, और वैक्यूम वाली चीज़ जिस वक्त गिरेगी तो वो सबके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगी। इख्तियार साहब, पहले तो आप CV का ही जवाब दे दें। आपने 2-3 दफ़ा, उन्होंने मूसा साहब ने कहा कि आप CV पेश कर रहे हैं अपना। देखिए ये अली भाई जो है तो बोलते बोलते आई विश हिम गुड लक। अभी मुझसे छोटे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने आगे जाना है। तारीख़ भी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में पूरी पढ़ लिया करें। IGI का जिक्र करते हुए आप PDF का जिक्र भूल गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट किसने बनाया था?
MMA किसने बनाया था? अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था तो फिर IGI भी उन्होंने ही बनाई होगी, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक था तो फिर IGI भी ऑर्गेनिक है। अब मुझे ये बताइए, मेरे साथ उमर रियाजी साहब बैठे हुए हैं, आज बड़ा अच्छा बोल रहे हैं 2018 में इनकी पार्टी कैसे आई थी। कौन नहीं जानता कि जनरल फैज़ हमीद कौन था, ये अदलिया का उस वक़्त क्या किरदार था। हमने नहीं सुना वो क्लिप के आप ये बाप बेटी दोनों जो है मरियम और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप भूल गए हैं, हमें तो याद है। और उस वक़्त आपकी पार्टी के लोग भी हमारे साथ बैठकर ये बातें करते थे कि हम पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। PTI के लोग भी कह रहे थे कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ कमिटमेंट कर ले, हम नून लीग का टिकट दे दें। हमने तो अपने स्टेक सारे तंदूर में फेंक दिए पाकिस्तान की खातिर, इसलिए कि आज बिलावल साहब उठ के हमें ये ताना देंगे कि फार्म 47 की हुकूमत, ये तो PTI का एक बयानिया था। तो अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं तो फिर ताना मत दें, ताना मत दें। ये ताना देना मानले की मासियों की तरह बिलावल साहब के साथ नहीं जचता। फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, प्रेसिडेंट हाउस से इस्तीफा दे, डिप्टी स्पीकर दे, चेयरमैन सेनेट दे, बलूचिस्तान का CM दे, आपके साथ आपके गवर्नर बैठे हुए हैं वो दे, और जो KP में गवर्नर बैठे हैं वो इस्तीफा दें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े पैसे हमने दिए हुए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, कि वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए थे, और वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीर में, अरबों रुपए वो गरीबों का पैसा उधर लगाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी का विजन ये है? हम तो इन बातों पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब अगर आना ही पड़ा तो फिर आएंगे। और फिर सारी वो बातें जो पर्दे के पीछे हैं, जिसका कौम को नहीं पता, वो फिर बताएंगे। आज बता ही दें वो बातें, बता ही दें। ये हमारे जहाज की बात करते हैं, हमारा जहाज तो उधर खड़ा है, वो पैसे बताएं जो आपने BISP से निकाल के वो कहाँ लगाए हैं, कहाँ गए? इलेक्शनों पे लगाते हैं, अपने उम्मीदवारों को देते हैं। चौधरी यासीन कैंपेन साहब, चलाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से AJK से हमें यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सवाल जवाब हो रहा है। एक पार्टी का इल्जाम है कि धांधली बहुत की PMLN ने, दूसरे कहते हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी ने की। आप बताइए, आपके पास सबूत शवाहिद क्या है चौधरी यासीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मलिक साहब, मैंने अभी आपको कोई भेजे हैं सबूत कि ये कोई जो मेरे पास सदका हैं जो 40 स्टेशन। बात यह है जी कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो जनरल जो टर्नओवर है वो इस वक्त बहुत कम रही है। कोई मीरपुर डिवीजन में 30% से कहीं नहीं गई, इससे बड़ी नहीं। जिस हल्का से मैं चूंकि 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, LA 10 LA 12, तो LA 10 जो है वहाँ जो पोलिंग रेशो है वो 28% है, यानी 96,000 वोट है हल्के का, और 28,000 पड़ा है टोटल जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। दूसरा जो हल्का मेरा है वहाँ मैं 7 बार MLA बना हूँ वहाँ से LA 12 से, और पिछले इलेक्शन में मेरा बेटा जो है वो मैं 2 जीता था। तो जब ये भाई LA 12 छोड़ी तो मेरा बेटा उस वक्त एक केस में, झूठे केस में जेल में था, वो जेल से जो है वो जीत के आया और मेरे से ज्यादा है। यानी 2 हुकूमतों के वसाइल का मुकाबला करते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अभी भी PTI की हुकूमत थी, और इधर कश्मीर अपने कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी। तो वो इलेक्शन, और 18 वफाकी वजीर जो है वो इसकी अली अमीन गंडापुर की मईत में वहाँ मौजूद थे। 28 आज़ाद कश्मीर के वजीर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सर अभी सबूत क्या है? अभी क्या धांधली हुई? अब क्या सबूत है? सर अभी धांधली ये हुई है कि जब 30% से कहीं और रेशो नहीं है, तो कोटली में 3 हल्कों में जो LA 9 है, LA 10 है, LA 11 है, इनमें कुछ ये जो मैंने भेजा है ये देखें आप कि इनमें 99.43%, 99.69% पोलिंग है। ये किसी मजहब दुनिया में जो है वो ये कभी नहीं हुआ कि तो सर ये कैसे हुआ? यहाँ कैसे हुआ? ये ठप्पे लगा जी। पंजाब पुलिस जो है वो गई हुई थी,
इनके कमांडोज के वो थे, वो खुद अपने उम्मीदवारों के साथ थे। अंदर जाकर मेरे पास सबूत है कि मेरे पोलिंग एजेंटों को मार के उनको कमरों में बंद कर दिया और थप्पे लगाते रहे। और उसके बाद जो है वो शाम को जो है 99% वोट, कैन यू इमेजिन मलिक साहब के यानी पूरे डिवीजन में जो है 30% नहीं हुए थे। चौधरी यासीन साहब, आपका अगर ये 99% ही है तो कंसर्न जायज़ है, लेकिन हमने फरवरी 2024 में देखा था कि वो ठप्पे लगाने की जरूरत ही पेश नहीं थी। फॉर्म 47 ने सारे दुखों का इलाज कर दिया था। जी ये भी जो है वो फॉर्म 47 ही है। ये नून लीग जो है चूंकि ये बिलीव ही फॉर्म 47 पे बिलीव करती है, और ये हम कभी भी they have never won the elections through a political अजय, इलेक्शन कमीशन में आप गए हैं? इस धांधली का जो इल्जाम आप आयद कर रहे हैं सबूतों के साथ, इलेक्शन कमीशन में गए आप? जी मैं इलेक्शन कमीशन को उस दिन मैं फोन करता रहा कि फलां पोलिंग स्टेशन पे ये ठप्पे लगा रहे हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, मैंने एसएसपी को फोन किया, मैंने आरओ को फोन किया। में इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दिया आपने? दरख्वास्त दिया है मैंने, उसी दिन दरख्वास्त भेजी। मैंने कहा जी ये इतना जो है 40 हल्के जो है किसको दरख्वास्त दी है सर आपने? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आज मैं मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। सर वो दरखास्त की कॉपी तो हमें दे रहे हैं, हम वो भी स्क्रीन पे डाल देते। जी मैं कॉपी भेज रहा हूँ आपको। आप भेज दें सर, मैं ब्रेक ले लूँ, मैं कॉपी ब्रेक के बाद स्क्रीन पे डालता हूँ कॉपी। आप कॉपी हमारे साथ रहिएगा जी, एक ब्रेक ले। वेलकम बैक। अली मूसा गिलानी साहब, ये जो आपस में इल्ज़ाम तराशी वाला काम शुरू हुआ है, तो ये क्या किसी नए सियासी मैच का आगाज़ है, या बस 2-4 रोज़ के बयानात के बाद उसी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करेंगी सियासी जमातें? देखें, मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन का अंदर जो है, इलेक्शन के माहौल के अंदर एक हीटेड आर्गूमेंट दोनों तरफ से होती हैं और ज़रूर हुई हैं उसके अंदर, लेकिन हम शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार यहाँ पर ना ही बने तो बेहतर है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को सबसे पहले रिकॉर्ड पे करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो बेसिकली तो वो हुकूमत का काम है करना। वली साहब यहाँ पर कह रहे थे कि BISP का पैसा उड़ा रहे हैं। BISP का जो बोर्ड है वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसकी चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूर सेनेटर है, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी है, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐसा पैसा नहीं है, ये एक ऐसा ऑडिटेड पैसा है जो पाकिस्तान नहीं, यूरोपियन यूनियन, दुनिया के हर ममालिक जो उसमें फ़ंड देते हैं वो उसका तिया पांचा निकालते हैं उस ऑडिट का। ये क्या बात कर रहे हैं कि वो पैसा डाला जा रहा है। चलो शुक्र है, एक बात तो ये मानते हैं कि आज BISP जो भी पैसा BISP का है वो पीपल्स पार्टी की वजह से ही चल रहा है। चले, हम भी तो ये कहते थे, ये तो दोनों जमातें ख़त्म करना चाहती थी, हम चाहते थे कि गरीबों को मिलता जाए पैसा, और वो हमने बढ़वा लिया। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मेरे हल्के के अंदर 60,000 ख़ानदान में से को तकसीम हो रहा है। आपको क्या लगता है वो सारे मुझे वोट देते हैं? नहीं, हम पब्लिक की बात करते हैं। लाहौर के हलकों में मिल रहा है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 2-2 हज़ार वोट मिलता है, वहाँ पर 20-20 हज़ार ख़ानदान को तो BISP मिल रहा होता है। हमें वोट की लालच तो नहीं है। ये क्या बात करते हैं इस तरह की चीज़ों को। एक ऐसा प्रोग्राम गिलानी साहब बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह के इलेक्शन प्रोसेस की फरवरी 2024 की, वो तो लेजिटिमेसी तो उन्होंने क्वेश्चन कर दी। मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मैं बात को अंडरस्टैंड करता हूं कि आपको मिर्च मसाले वाली खबर चाहिए, पर मैं यहाँ पर एक बात को रिकॉर्ड पे दुरुस्त कर दूं कि BISP जो है वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है। प्लीज किसी क्रॉस फायर के अंदर, किसी भी क्रॉस फायर के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम तोहमत ना लगाएं। जहां पर बात आ गई फॉर्म 47 वाली, तो बिलावल साहब ने जो एक हीटेड आर्गुमेंट के अंदर बात की है, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट की बात की है, तो उन्होंने उनको ताना दिया है कि जो अपोजिशन आप पर ताने मारती है, फिर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ जो ढाल बन के खड़े होते हैं हम भी फिर वैसे कर लें। अगर आप हमारे साथ भी ऐसा कर रहे होंगे तो हमारा चेयरमैन साहब की एक बात है, वो ये कहते हैं कि हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बिलावल की स्टेटमेंट की। बिलावल को हो सकता है पसंद ना आए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने एक बहुत क्लियर बात की है कि हम इस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के मफाद के अंदर हैं, पाकिस्तान की खातिर है, इस हुकूमत की इस मुल्क की जो माशी मुश्किलात हैं उसके लिए हम साथ हैं। हम किसी एक जमात को बनाने के लिए या एक जमात को बचाने के लिए नहीं है। तो ये बात एक दुरुस्त है। जहाँ पर 47 वाली बात है
वो मामला सारे सब्जुडिस हैं, वो चल रहे हैं। हम सियासत करने के लिए, मैं अपने हल्के में भी ये बातें करता हूँ, जब मैंने करनी होंगी तो मैं भी करूँगा, जब चेयरमैन ने करनी होगी वो भी करेंगे। सही है जी। गिलानी साहब ने थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लिया उस चीज़ से, क्योंकि 2 दिन बिलावल ने जो कुछ कहा कि रियासत जो है वो नून लीग के साथ खड़ी है, फिर आज कहा कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन गिलानी साहब उसकी वजाहत कर करके वो कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ तकरीर नहीं है। देखें, उसकी वो हमने पहले बात की कि स्मोक स्क्रीन है कि नहीं है, मगर देखें तकरीर में जो इल्ज़ामात हैं वो फैक्ट बेस्ड इल्ज़ामात हैं। उन्होंने ये नहीं कहा इस दफ़ा का, उन्होंने हर दफ़ा की बात की है, और हर दफ़ा की बात को सब्सटेंशिएट होता है आपके जुडिशल रिकॉर्ड से भी। असगर खान का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, कितने कितने लाख रुपए लिए गए एक एक सियासतदान के नाम के साथ ही मौजूद है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो सियासतदान आज तक मेहरान सियासत कर रहे हैं। मार्शल असगर खान की वो सारी डिटेल, तो ये ढकी छुपी बातें नहीं। आज भी जो है, आज आप महमूद खान अचकज़ई की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, अख्तर मेंगल साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीरें उठा लें। बलूचिस्तान के उन्होंने रकम के हिसाब से बताया कि कितने में इलेक्शन खाली सूबा बलूचिस्तान का बिका। तो ये सारे फैक्ट बेस्ड बातें हैं। बात है कि ये कोई पॉलिटिकली एक दूसरे पे हमला नहीं हो रहा। बात है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस फ्लॉड है, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में ये हो रही हैं, लोगों की कमी पेशियाँ और तरीके से पूरी की जाती हैं। 7-7 हज़ार वोट को 1,07,000 कराची में बनाया गया, किससे ढका छुपा है? नवाज शरीफ साहब का अपना इलेक्शन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का रिज़ल्ट सारा सामने है, फिर किस तरह से वो इलेक्शन पिटीशन फारिग की जाती है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो पूरा एक निज़ाम कांदा तो दे रहे हैं नून लीग को, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मसला ये है, देखें इतनी क्या मजबूरी है। आज एक एलिगेशन सामने आ गया, सारे पीछे एक एक कदम उठाएं, दोबारा इलेक्शन करा लें, क्यों हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? आपके ख्याल में ऐसा होगा? बात है इख्तियार वली साहब, कोई एक रास्ता भी होना चाहिए निज़ाम की इस्लाह करने का। जब सारे कहते हैं कि 18 भी ठीक नहीं था, 24 भी ठीक नहीं था, 85, 90 सारे इलेक्शनों का तज़किरा हो गया, तो दुरुस्त करने के लिए तो कुछ रास्ता होगा। सबसे पहले तो उमैर नियाज़ी साहब इधर बैठे हैं, ये ले लें नज़र अपने लीडर की, ज़रा गारंटी ले लें कि वो कितनी देर के लिए सिविल सुपरमेसी का नारा लगा रहे हैं, वो कितनी देर के लिए डेमोक्रेट बनेंगे। फौज के एक संतरी की सीटी बजाने की देर है, सारी की सारी पीटीआई यहाँ से वहाँ चली जाएगी, फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। इक़्तिदार परस्ती जो है ना, वो कुछ और चीज़ है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती तो मैं इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान कभी ज़िंदगी में भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। अब आते हैं इस बात पे, देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं वो करता हूँ, कदर करता हूँ। जो डेमोक्रेट्स हैं मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट अनकंडीशनली करता हूँ। मैंने पहले कह दिया कि पवित्र कोई नहीं है, तो अब ज़्यादा पवित्रता जो है उसकी जो है तो ज़रा इश्तिहारबाजी बंद ही कर दें और ओरिजिनल बात पे आते हैं, मामलात को तय करें। हमारी जमात में तो ये भी रिवायत है कि साद रफ़ीक ने थोड़ा सा जवाब दिया तो वज़ीर आज़म ने उनको बुला के उनको कहा कि ऐसे बात नहीं करते, हमने कल फिर मुँह मत्थे लगना है। हम फिर आपको कहते हैं कि बिलावल साहब को भी बताएं कि जो आप कह रहे हैं, आप भी अपने कद से, अपने काट से और अपने लेवल से मुतजावज़ हो गए हैं। ये बातें आपके करने की नहीं है, आपको सूट नहीं करती हैं। आपने लहसुन खाया हुआ है, इसीलिए मुंह से आपके लहसुन की बू आ रही है। तो दूसरों को मत कहें कि आपने लहसुन खाया हुआ, आपके मुंह से बू आ रही है। प्याज नहीं खाओगे तो प्याज की बू नहीं आएगी आपके मुंह से। तो बिलावल साहब से दरख्वास्त ये है, मैं बड़ा ऑनेस्टली और बड़ा हम्बली में कहता हूँ कि लेट्स डिस्कस द थिंग्स आफ्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम हर जगह पर एक मिसाल बनाकर पेश करते हैं, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना के रखते हैं। सर हो गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ एनआरओ का भी तस्करा करें, वो भी साथ ही जुड़ा। सर मैं आता हूँ उस पर, मुझे थोड़ा सा बोलने दें। आ जाए इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जमहूरियत को बचाते हैं, मजबूत करते हैं, और अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें आप बताइए, हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे। जहाँ आप गलत होंगे हम आपको बताएंगे कि इख्तियार वली साहब, अली मूसा गिलानी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।